चाक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए आज हम लोग हैं वर्ग 8 के इतिहास विषय में। छठा पाठ है हमारा, ये है 1857 की क्रांति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है। पहली बार आप ये देखेंगे कि अंग्रेज़ों का छोटी छोटी विद्रोह तो आपने देखा होता था, किसान विद्रोह भी हुआ, आदिवासियों ने भी थोड़ा बहुत विद्रोह किए, लेकिन एक संपूर्ण भारत में इस तरह के एक विद्रोह देखा गया, इस तरह की क्रांति देखी गई जो अंग्रेजों को यहाँ से भगाने की एक प्रयास थी। इस क्रांति को वीर सावरकर ने स्वतंत्रता की प्रथम संग्राम कह दिए थे कि पहला स्वतंत्रता संग्राम यही क्रांति को उन्होंने घोषित किया। और कहीं न कहीं अब जब पूरी बात को समझेंगे, देखेंगे, तो आपको भी लगेगा कि सचमुच में ये स्वतंत्रता की पहली संग्राम थी। अगर ये सफल हो जाई होती तो हम लोग 1857 में ही आज़ाद हो गए होते अंग्रेजों से। 90 साल पहले ही हम लोग आज़ाद हो गए होते, लेकिन ये सफल नहीं हो पाई क्योंकि कुछ कारण थे। सारी चीज़ों पे हम लोग विस्तार से एक एक पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे और एक पॉइंट को ध्यान से आप सुनिए, देखिए कि कैसे इस चीज़ को कैसे अंग्रेजों का विरोध हुआ। पहले हम लोग ये देखते हैं कि आपने ये देखा अब तक जो हमने जो क्लास लिया, हमने जिस जितनी बातों पे चर्चा की उसमें आपने ये देखा कि अंग्रेज पहले किस काम से आए थे वो व्यापार करने। उनका मुख्य उद्देश्य यही लेके आए थे कि हमको यहाँ की चीज़ें खरीदना है और यूरोपीय देशों में ले जाके बेचना है। उससे क्या होता था, भारत वालों को फायदा हो रहा था, यहाँ के सामान अच्छे से बिक जा रहे थे, अच्छे दाम मिल रहे थे, तो यहाँ होने दिया गया उस टाइम। अब ये क्या करने लगे, धीरे धीरे बंगाल, फिर अवध, इस तरह से ये लोग क्या करने लगे, अपने साम्राज्य बनाने लगे, अपने आप को नए नए क्षेत्रों में अपने आप को स्थापित करने लगे। वहाँ के राजा को हटा के, हरा के और किसी न किसी बहाने से उनको ये करके एक एक करके साइड करते हुए अपना व्यवस्था कायम करना शुरू कर दिया। इस तरह से डलहौजी का जो हड़प नीति था, अपनी चर्चा हम लोग किए थे, ध्यान होगा आप लोगों का। डलहौजी का जो हड़प नीति था उससे उसने क्या किया कि बहुत से राजा, जैसे सतारा के राजा थे, नागपुर, संबलपुर, झांसी, बरार, इस टाइप के राजाओं के कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण उनको भी हड़प लिया। अवध को भी कुशासन दिखा के हड़प लिया। मैसूर में भी जो टीपू सुल्तान थे उसको मार के वहाँ पे फिर से अपना एक दबदबा स्थापित कर लिया। मराठों को भी हरा दिया गया और सारे इस तरह से जो भी उनके प्रतिद्वंदी थे, मुगल को भी एक तरह से हरा दिए। वो तो बक्सर के युद्ध में ही हरा दिए। उसके बाद मुगल लोग शांत हो गए कि अंग्रेजों से पंगा नहीं लिया जा सकता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि धीरे धीरे ये कहीं आए थे व्यापार करने, यहाँ बन गए शासक। तो जब इस तरह के इनका जो धीरे धीरे जो आक्रमण होता चला गया एक पे एक, कहीं ना कहीं चीजों पे असंतोष उत्पन्न होता चला गया। लोग यहाँ के खुश इनके कामकाजों से नहीं थे। तो हम लोग एक एक चीज में देखेंगे कि क्रांति जो हुआ 1857 का जो क्रांति हुआ उसके क्या कारण थे। कारण पे हम लोग एक एक बिंदु पे अच्छे से ध्यानपूर्वक चर्चा करेंगे, देखेंगे कि क्या कारण थे। तो एक एक कारण पे हम लोग आते हैं। सबसे पहला जो कारण है उसको हम लोग मानते हैं राजनीतिक कारण। पहला कारण क्या था, राजनीतिक कारण क्या था उसमें। हमने पहले अभी बताया कि डलहौजी द्वारा हड़प नीति और कुशासन की नीति, इस तरह की नीति लगा के सतारा को, नागपुर को, संबलपुर को, झांसी को, बरार को, अवध को, हैदराबाद को
अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया और ये घोषणा कर दिया कि पहले बहुत से राजाओं पे राज्यों में अपना अप्रत्यक्ष जो अधिकार था, उसका अप्रत्यक्ष अधिकार था, कि अधिकार था लेकिन अप्रत्यक्ष था। लेकिन उस चाहता था कि अब अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष हो जाए, डायरेक्ट वहां पे हम शासन करें, वहां के कोई राजा वाजा नहीं रहेगा। तो उसने क्या किया कि जहां पे कोई राजा को कोई पुत्र नहीं था, उस ऐसे क्षेत्र में क्या किया, बोल दिया कि दत्तक पुत्र, यानी कोई आदमी किसी अपने किसी रिश्तेदार के बच्चे को अपना पुत्र घोषित करके और उसको राजा बनाना चाहता हो, तो ऐसी मान्यताएं देने से वो इनकार कर दिया कि नहीं, आपको राजा माना नहीं जाएगा। आपका अगर कोई अपना पुत्र है तभी उसको राजा माना जाएगा, नहीं तो राजा माना नहीं जाएगा। तो अप्रत्यक्ष शासन तो पहले था ही, सेना उसका वहां रहता ही था, तो वहां पे डर तो था ही, तो कहीं ना कहीं उसको राजा मानने से घोषित इनकार कर दिया। वही हड़प नीति के तहत इन्हीं सतारा और नागपुर, संबलपुर, झांसी, बरार, इन चीजों को ये दत्तक पुत्र नहीं होने की वजह से इनको नहीं दिया, अधिकार नहीं दिया गया। इसी तरह से झांसी की रानी जो थी, उनको मतलब कुछ पेंशन आदि दिया जाता था। अरे मराठ जो कानपुर का जो मराठा का अधिकार था कानपुर में, तो कानपुर का जो था ये बाजीराव द्वितीय का जो दत्तक पुत्र था नाना साहब, उनको भी पेंशन देने से इनकार कर दिया। उनको भी कहा कि आपको भी जो पैसे देते थे वो नहीं मिलेगा। इस तरह से बहुत से जगह में वो इन छोटे छोटे राजाओं को जो भी पैसा देता था, नजराना कह लीजिए, पेंशन कह लीजिए, पैसा कह लीजिए, वो देता था, वो देना बंद कर दिया कि नहीं, आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप राजा के पुत्र नहीं हैं। तो इस तरह से उनको मना कर दिया गया। उसके बाद बहादुर शाह जफर, जो पूरा भारत का बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे, ये क्या थे, मुगल शासक थे, लास्ट मुगल शासक इन्हीं को कहा। तो मुगल शासक जो बहादुर शाह जफर थे, तो बहादुर शाह जफर ने को मतलब जो नजराना दिया जाता था, यानी उसको अगर यहाँ पे एक व्यापार कीजिएगा तो उसके बदले शासक जो मुख्य शासक था उसको पैसे देने पड़ते थे, तो ये नजराना कहा जाता था। इस नजराना देना पड़ता था, वो भी देने से इनकार कर दिया कि नहीं, अब से हम मुगल शासक को नजराना नहीं देंगे। इतना नहीं, जो सिक्का बनाया जाता था, जो बहादुर शाह जफर का मतलब नाम को सिक्के से हटा दिया गया, उसको नाम से सिक्का जो गढ़ा जाता था पूरा भारतवर्ष, उन्हीं का नाम का सिक्का चलता था, उस सिक्का को हटा दिया गया। तो इन सारी चीजों से क्या हुआ कि भारतवासियों को ऐसा लगा कि जो राजा थे उस समय, जो राजा थे बहादुर शाह द्वितीय ही थे, बहादुर शाह जफर ही थे, तो उसको अपदस्थ कर दिया, उसको वैल्यू देना बंद कर दिया। तो पूरा भारत की जो जनता को, भारत की जो प्रजा थी, उनको लगने लगा कि हमारा राजा का तो कोई महत्व ही नहीं रहा, तो वो भी कहीं ना कहीं रुष्ट हो गए। डलहौजी ने दक्षिण भारत में भी तंजौर, कर्नाटक, इन जगहों का भी जो नवाब था, जो भी नवाब थे, उनको भी मान्यता देने से इनकार कर दिया। और यहाँ के जो भी वहाँ उनका जो सैनिक हुआ करता था, इन छोटे छोटे राजाओं का जो सैनिक हुआ करता था, उस सैनिक को भी हटा दिया गया। तो सैनिक लोग को जो हटा दिया गया, सैनिक लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। अब लाखों लाख सैनिक एक साथ बेरोजगार हो गए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं चीजों से इन राजनीतिक कारणों से क्या हुआ कि सभी राजाओं का, सैनिकों का और वहां के लोगों का, वहां जहां के राजा को हटाया गया वहां के लोगों का मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा और उनके प्रति नफरत पैदा हो गया। तो ये राजनीतिक पहला कारण ये था कि राजनीतिक कारण से इनका मतलब इस तरह की जो काम किया, जिससे वहां के जनता, प्रजा, सैनिक, राजा, जमींदार, सभी लोगों को नफरत इनसे हो गया। दूसरा जो कारण हम लोग लेते हैं, इसको कहते हैं सामाजिक कारण, सामाजिक और एवं इसी में लेते हैं धार्मिक कारण। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक कारण। भारत में एक अपना सभ्यता, संस्कृति था। यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें थी जो शायद वो अच्छी नहीं भी थे, लेकिन परंपरा से यहाँ रूढ़िवादिता के हिसाब से चल रहा था। जैसे सती प्रथा था, नरबली प्रथा था, ये विधवा विवाह नहीं करने का प्रथा था। कोई भी स्त्री अगर विधवा हो जाती तो वो शादी दोबारा नहीं कर सकती थी। इस तरह के जो रूढ़िवादी प्रथा थे भारत में चलते थे। भारत के समाज, भारत हिंदू धर्म में इस तरह की प्रथाएं थी और ये एक्सेप्टेड थे। लोग इसको ही समझते थे यही हिंदू धर्म का एक मूल तरीका है। इन प्रथाओं पे अंग्रेजों ने
पाबंदी लगा दी, बंद कर दिया। तो लोगों को लगने लगा कि कहीं ना कहीं हमारे धर्म, जो हमारा धर्म है, हमारा सामाजिक रीति रिवाज है, कहीं ना कहीं अंग्रेज इस पे भी हस्तक्षेप करने लगा है। अंग्रेज हमारा धर्म, हमारा सामाजिक रीति रिवाज को भी खत्म करना चाहता है। ऐसे लोगों के अंदर रूढ़िवादी सोच के लोग कुछ थे, ऐसे लोगों को ऐसा महसूस होने लगा था। साथ ही अंग्रेज क्या करने लगे, गांव गांव तक जैसे रेल, तार, डाक व्यवस्था शुरू की, जिससे क्या हुआ कि लोगों के हर एक व्यक्ति तक चीजें आसानी से पहुंचने लगी, खबर सूचनाएं जाने लगी। तो इससे क्या हो रहा था कि उनका गांवों तक भी उनका हस्तक्षेप बढ़ता चला गया। तो लोगों को लगने लगा कि हमारे एकदम से सामाजिक रीति रिवाज के अंदर ये पहुंचना चाहता है। साथ ही एक अधिनियम बनाया गया, एक कानून बनाए लोग 1856 में। उसमें उस कानून में एक बताया गया कि जो व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है उस व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का अधिकार मिलेगा। ठीक है, पिता का संपत्ति का अधिकार मिलेगा। अब सोचिए कि लोगों को लगने लगा इसका मतलब कुछ ही दिन में ये भी घोषणा कर सकते हैं कि जो मुस्लिम और हिंदू धर्म अपनाते हैं उनको पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। तो इन लोगों को लगने लगा कि ये लोग शायद हिंदू धर्म जो है और मुस्लिम धर्म जो है इसको समाप्त करके पूरे भारत के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। ऐसा विचार था भी अंदर, ऐसी मान्यता चल रही थी कि ईसाई धर्म का भी प्रचार ये लोग करना चाहता था, कुछ दबाव देके, प्रलोभन देके, धर्म के गरीबों को लालसा देके, और बाद में सभी को दबाव डाल के भी इस धर्म के अंदर सबको लाना चाहता था। कुछ सरकारी नौकरी आदि भी, सरकारी नौकरी भी ईसाई धर्म वालों को आसानी से मिल जाता, इज्जत भी उनको ज्यादा दी जाती थी। जो ईसाई धर्म अपनाते थे उनको इज्जत, उनका सम्मान मिलता था। बाकी मुस्लिम और हिंदू धर्म वालों को उस तरह का सम्मान नहीं मिलता था, उनका घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, उनको नीच समझा जाता था। एक और प्रचलन थी कि भारतीय लोग सामान्यतः गोरे नहीं होते थे, तो उनको काले लोगों को अलग से अपमान की जाती थी। कहीं पे गोरे लोगों के साथ जो अंग्रेज थे वो गोरा थे, तो गोरों के साथ अगर कहीं उठना बैठना एक साथ रहा तो वो उनको किसी मतलब गलत शब्द से, उनको अपमान करने वाले शब्दों से उनको अपमानित किया जाता था कि क्यों हमारे गोरे के साथ काले लोग यहाँ बैठे हुए हो। वो काले लोगों का असभ्य समझते थे। तो इस तरह की बातों की वजह से क्या होता था, समाज में एक अंग्रेजों के प्रति एक घृणा उत्पन्न हो गई। ये सामाजिक कारण था, सामाजिक कारण की वजह से घृणा उत्पन्न हो गया। अगला हम लोग कारण देखते हैं, तीसरा, ये है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण हमने सारे कारणों पे पहले भी चर्चा किया है। आर्थिक कारण क्या था, आप देखे होंगे कि पहले ही लोग क्या किए, किसानों का शोषण कैसे किए, अस्थायी बंदोबस्त लाए, सारी चर्चा हुई है। उसके बाद क्या लाए, महलवाड़ी प्रथा लाए, रैयतवाड़ी प्रथा लाए। आपने देखा है कि 80% से लेकर के 66% तक कर ले लिया जाता था। जो भी उपज होता था उसके इतने हिस्से अंग्रेज ले लेते थे, तो सारे परेशान थे। कामगार जो भी शिल्पकार थे बेचारे अपने अपने काम करते थे और वो अपने छोटे छोटे कुटीर उद्योग आदि चलाते थे, घर में छोटे छोटे काम करके अच्छे सामान का उत्पादन करते थे, कपड़े और भी तरह तरह के सामान का उत्पादन करते थे। अंग्रेज कहीं ना कहीं उसका भी नष्ट कर दिया। कपड़े अब क्या होने लगे, मशीनों से बन के विदेश से आने लगे। भारत के कपड़ों का डिमांड खत्म हो गया। हमने चर्चा किया इस पे कि भारत के जो भी बुनकर थे, शिल्पकार थे, सामान बनाने वाले व्यक्ति थे, ये सारे लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। ये मजदूर बन गए, काम का तलाश के लिए जहां तहां भटकने लगे। तो ये लोग भी क्या हुआ कि कहीं आर्थिक कारणों से भी जनता रुष्ट थी, परेशान थी, और वो चाह रही थी कि ये व्यवस्थाओं, जो अंग्रेज की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था क्या होना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। अगला कारण हम लोग लेते हैं, उसको कहते हैं हम लोग सैनिक कारण। सैनिक कारण, सैनिक कारण में हम लोग ये देखेंगे कि सैनिक जो भी था, किसका सैनिक, अंग्रेजों का। ठीक है, तो अंग्रेजों के सैनिक, जो अंग्रेज इतना बड़ा व्यवस्था बिना सैनिक या बिना पुलिस व्यवस्था का नहीं संभाल सकते थे, तो क्या किया था, जितने भी सैनिक थे उसमें से ज्यादातर मात्रा किसका थी, भारत के लोगों का। भारत के लोग ही नौकरी करने के लिए अंग्रेजों का सैनिक बना हुआ था, अंग्रेजों के लिए काम करता था, वो नौकरी थी उसकी। लेकिन कितनों पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, अगर सैनिक है तो उसको सबसे बड़ा पद, सूबेदार से ज्यादा बड़ा पद नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो भारतीय था।
भारतीय व्यक्ति को कोई बड़ा पद, बहुत बड़ा पद कभी नहीं दिया जाता था। सूबेदार से बड़ा पद उनको कभी आज तक मिला ही नहीं। तो उनको लगता था कि हम इतने दिनों से काम कर रहे हैं, हम योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, तब भी हम कोई अंग्रेज नया लड़का आया और सीधे एसपी डीएसपी कुछ कुछ बड़ा बड़ा पोस्ट में चला गया। उनको हमेशा नया आया और नया बड़ा पद में चला गया बिना कुछ योग्यता के, और हम इतने दिनों का सेवा कर रहे हैं और हमें कोई अच्छा पद दिया नहीं जा रहा है। हम जहाँ के सैनिक, सूबेदार के सूबेदार वहीं का वहीं पड़े हैं। वेतन भी काफी कम मिलता था, जिससे ये सैनिक लोग भी काफी परेशान थे, वेतन की वजह से भी, काम की वजह से भी, पद की वजह से भी। लेकिन इसके अलावे उनके साथ और प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे वो उनको क्या कहता था कि युद्ध के लिए कहीं भी भेज सकते हैं, बर्मा भेज देते थे, दूसरे देश भेज देते थे। तो भारत में हिंदू धर्म में एक नियम था कि कोई भी व्यक्ति अगर समुद्र पार करता है, समुद्र को लांघता है, तो हिंदू धर्म उसकी समाप्त हो जाती है, हिंदू वो नहीं रहता है, यानी वो अपने हिंदुत्व को खो देता है। ऐसी प्रथा थी, पुराने जमाने की बात है ना। तो ऐसी प्रथाएं थी, और ऐसी जो प्रथाएं थी वो प्रथा को बड़ा मानते थे लोग। तो वैसे प्रथाओं की वजह से क्या हुआ कि समुद्र पार करवाता था सैनिकों को, तो सैनिकों को भी लगता था कि नौकरी के डर से वो पार भले हो जाते थे कि भाई वेतन मिलता है, पैसा मिलता है, खाते हैं उससे, लेकिन उनको हमेशा ऐसा लगता था कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ये अंग्रेज हमको जबरन गलत काम हमसे करवा रही है। इस तरह से उनको एक अधिकार था कि निःशुल्क कोई ही पत्र भेज सकता था, उनको पैसे नहीं लगते थे, कहीं भी अपना पत्र भेज सकता था। तो उनको भी वो अधिकार भी छीन लिया गया। साथ ही साथ देखा गया कि उनको उनका धर्म भी, जैसे वो कहीं भी जाते थे, चाहे वहाँ रेजिमेंट में रहते थे, तो उनको धार्मिक गतिविधि करने का भी अधिकार नहीं था कि कोई तरह से हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, अपना गतिविधि जो धर्म के लोग हर दिन आदमी का अपना गतिविधि करता है, भगवान का पूजा वंदना करता है अपना तरह तरह से अपने अपने तरीकों से, उस पर भी ये लोग प्रतिबंध लगाने लगे कि नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, सार्वजनिक जम नहीं करते हैं, हमारे व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। तो इनको लगने लगा कि हमारा धर्म छीन रहा है, हमारे सारी चीज छीने जा रहे हैं, हमारी सारी चीज चला। ये कहीं कहीं नवाबों को हटा दिया गया, राजाओं को हटा दिया गया, जमींदारों को हटा दिया, कहीं ना कहीं उनसे भी रिश्तेदारी था पुलिसों का। तो उनको लगता था कि हमारा अपना आदमी का भी अपमान किया जा रहा है। किसान भी था, किसान भी परेशान था, कोई ना कोई किसान भी था या किसान का बेटा भी सिपाही था। उनको भी लगता था कि हम इस अंग्रेज के लिए काम कर रहे हैं और हमारा ही पिताजी को, चाहे हमारे ही घर वाले को ये परेशान कर रहा है। तो ये भावना जो उत्पन्न होती चली गई सैनिकों का कि अंग्रेज के साथ काम करना ठीक बात नहीं है। अंदर तो जल रहा है, अंदर दिल में तो जल रहा है ना, चिंगारी जल रहा है, उसको अगर एक थोड़ा सा चांस मिल जाए तो वो भड़क उठता है। जब किसी के प्रति घृणा आती तो चांस मिलने की देरी थी। तो इसी चांसों में से एक चांस मिला क्या, उसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। ये तो उसी को कहते हैं हम लोग तत्कालिक कारण। अगला 5वां कारण था हमारा तत्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण क्या था कि 1856 में एक नया राइफल बना वहां पे यूरोप में। उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। ये नया राइफल बना। इससे पहले वाला राइफल जो था, जो चलता था, उसको कहते थे ब्राउन बेस। पहले वाला ये था ब्राउन बेस। अब नया जो आ गया, ये कौन है? एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल में क्या था कि जो गोली भरा रहता था, कारतूस जिसको बोलते हैं, गोली जो भरा रहता है एक पैकेट में भरा रहता है। कैसा पैकेट? आप लोग चॉकलेट खाते हो, सब खाते हैं। तो चॉकलेट का जिस तरह पैकेट होता है, हम लोग क्या करते हैं, हाथ से बच्चे फाड़ने का कोशिश करते, दोनों हाथ से। कई बार नहीं फाड़ पाते तो क्या करते हैं, हम लोग दांत से लगा के उसको काट देते, फाड़ देते हैं। जस्ट वही चॉकलेट का पैकेट जैसा था, वैसे ही पैकेट में बंद किया हुआ रहता था इसकी गोली, एनफील्ड राइफल की गोली। तो ये पैकेट जो था, उस अभी तो पैकेट जो बनता है वो क्या प्लास्टिक का पैकेट बनता है। उस जमाने में प्लास्टिक का प्रयोग होता नहीं था। तो ये जो पैकेट बना था इस राइफल की गोली को रखने के लिए, ये पैकेट बना था तो कि किसी चीज का, किसी जानवर के चर्बी से, ऐसा माना जाता था।
तो एक अफवाह फैल गया कि जो जिस चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है इस पैकेट को बनाने में, ये गाय और सुअर के चर्बी से बनाया गया है। इसका पैकेट, गोली का पैकेट। अब क्या होता था कि एक हाथ में तो बंदूक पकड़े रहना पड़ता था और एक हाथ से गोली निकाल के उस पर डालना रहता था, तब ना। अब बंदूक तो जमीन में रख के करेगा नहीं, हाथ में तो बंदूक रखना पड़ेगा। तो हाथ में बंदूक रखे, एक हाथ से पैकेट फटेगा कैसे? तो ऐसी स्थिति में गोली को निकाल के पैकेट फाड़ने के लिए दांत से ऐसे नोचना पड़ता था। तो दांत से जब नोचना पड़ता था तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनके सैनिक के अंदर थे। तो उनको लगा, उनको जब ये बात की पता चली कि ये जो पैकेट बना हुआ है ये चर्बी का बना हुआ है, तो चर्बी, और ये किस चीज का चर्बी? गाय और सुअर का। हिंदुओं को गाय खाना पाप है, गाय हमारी माता है। तो गाय, गो हमारे शुरू से, हमारे जब से धर्म का उत्पत्ति हुआ है, हमारे धर्म के साथ ही ये काफी पूजनीय जानवर में से हिंदुओं को माना जाता है। अब इसकी हत्या या इसका मुंह से लगाना, खा जाना, गोमांस का सेवन करना, ये हिंदुओं के लिए सरासर पाप है, आज भी है, उसमें और ज्यादा था। सुअर को मुसलमान नापाक मानते हैं, यानी पवित्र नहीं मानते हैं, यानी सुअर को वो लोग नापाक चीज मानते हैं, वो अपने आसपास रखना नहीं चाहते। अब वैसे चीज जिसको वो नापाक मानते हैं, जिसको वो आसपास भी रखना नहीं चाहते हैं, आसपास उसको कहीं सुअर किसी के सामने भी आ जाए तो अपने आप को अशुद्ध समझने लगते हैं। तो वैसे चीजों का चर्बी को दांत से काटना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान दोनों को ये बात गवारा नहीं हुई कि ये जो गोली हमारा है इसका हम मुंह से नहीं फाड़ेंगे। लेकिन अंग्रेजों की नौकरी थी, मानना तो पड़ा ही लोग को जबरन कि आपको तो फाड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो नौकरी जाएगी या तो जान जाएगी। तो ये लोग क्या किए, मजबूरी में ये तो प्रयोग करना पड़ने लगा। और ये लोग पहले तो अनभिज्ञता से, नहीं जान के पहले से ही प्रयोग करने शुरू कर दिए। ये बात का बाद में पता चला कि ये तो चर्बी लगा है, ऐसे है वैसे है। ये तो पहले से इसको दांत से काटना शुरू कर दिए थे। तो इस चीज को जो मन में बहुत, जब किसी के धर्म को नष्ट किया जाता है ना, तो मन में बहुत ही रोष होता है। ये सबसे बड़ा धर्म नष्ट करना, धर्म किसी का धर्म के साथ आघात करना, ये सबसे बड़ा ये माना जाता है। क्योंकि ये बहुत अंदर, मतलब क्या कहते हैं उसको, बहुत ज्यादा आदमी का जो दिल का सबसे सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना, वहां जाके बसा होता है धर्म। वो चीज को किसी को अगर छेड़ दे तो व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करता है। तो ये जब भी पता चल गया तो सबसे पहले कब, 29 मार्च, डेट याद रखिएगा, 29 मार्च 1857 को बंगाल के बैरक, ये मुर्शिदाबाद के पास है, बैरकपुर एक छावनी था जहां पुलिस कैंप चलती थी। वहां पे मंगल पांडे नाम का एक व्यक्ति वहां पे सर्विस करता था, वहां रहता था, अंग्रेजों का सिपाही था वो। उसको जब लगा कि वो पांडे था, उसको लगा मंगल पांडे को कि ये तो हमारा धर्म तो समाप्त ही हो गया, अब तो हम हिंदू रहे ही नहीं, अब जी के क्या करना। तो उसने सोच लिया कि विद्रोह करेंगे तो हमको तो मरना पड़ेगा, लेकिन जी के ऐसे भी क्या करेंगे, अब तो हमारा कुछ रहा ही नहीं, हम पांडे होके तो गाय खा लिए, तो क्या होगा। तो उसने पहली बार अपने कुछ साथियों के साथ ऐसी बगावत का पहला बिगुल फूकने का प्रयास उसने किया। और उसने सबसे पहले क्या किया कि लेफ्टिनेंट था उसका, लेफ्टिनेंट बाग, और एक था मेजर था, उस मेजर का नाम था सार्जेंट ह्यूरसन। ये दोनों व्यक्ति को गोली मार दिया। वो जो परेड होता है ना, उसी के दौरान उसने क्या किया, इस दोनों व्यक्ति को गोली मार दिया। लेफ्टिनेंट को भी, सबसे बड़ा पोस्ट यही था वहां, और इतने हेड्स, दोनों हेडों को वहां पे इसने, मंगल पांडे ने मार दिया उसको। ये मार देने के बाद क्या हुआ कि ये बात जो था, मंगल पांडे को तो तत्काल फांसी दे दी गई वहीं पे, लेकिन ये बात जो था, बैरकपुर तो दूर था, ये बात पूरा भारत के अंदर, ये बात एकदम से फैल गया कि इस तरह से बात हुई और एक सिपाही ने इस तरह का विद्रोह कर दिया, और कारण यही था कि हमारा धर्म का नष्ट किया जा रहा है। ये बात फैलते ही सारे सैनिकों के अंदर, भारत के सारे लोगों के अंदर, सारे
सबके अंदर तो पहले से सुलग ही रहा था चिंगारी। इस चिंगारी को आग देने का काम तो मंगल पांडे ने कर दिया। जो बारूद सुलग रहा था ना, उस पे एक माचिस मारने का काम मंगल पांडे ने कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि 10 मई, ये भी दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मई 1857 को मेरठ, उत्तर प्रदेश में है मेरठ, यहाँ पे कैंप है, आज भी ये कैंप है। तो ये मेरठ का जो छावनी था, इस छावनी में ज्यादातर सैनिक, हिंदू मुस्लिम और भी दूसरे सैनिक, सारे सैनिक परेशान थे। वहां पे विद्रोह कर दिया और जितने अंग्रेज अधिकारी थे सबको मार दिया और जितने वहां पे राइफल्स, बंदूक, गोली थे सारे लूट लिए और लूट के सीधे ये दिल्ली की तरफ बढ़ गए। मेरठ से ज्यादा दूर दिल्ली नहीं है, तो वहां से दिल्ली की ओर बढ़ गए। 11 मई को ये 10 मई से 11 मई होते होते एक दिन के अंदर वो दिल्ली के राजा बहादुर शाह द्वितीय के पास पहुंच गए। बहादुर शाह द्वितीय के पास पहुंच गए और सीधे उनको बोल दिए कि अब आप जो हैं पूरे भारत के, संपूर्ण भारत के आज से राजा हैं, अपने आप को राजा घोषित फिर से पुनः कर लीजिए। राजा तो थे ही, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं अंग्रेज इनको हटाने का षड्यंत्र चला रहा था। तो वापस ये पूर्ण रूप से अपने आप को बोले राजा घोषित कीजिए और आप राजा, हम आप लोग को मानते हैं। ऐसे बहादुर शाह जफर ने भी हामी भर दिया और बोला कि ठीक है, और अपने जितने भी साथी राजा थे सबको पत्र लिख के बोला कि अंग्रेजों को भारत से हटाना है, अंग्रेजों को यहां से हटाना है, अंग्रेजों की अब नहीं चलनी है। उसने पूरे भारत में बहुत से राजाओं को पत्र लिखा और कुछ बहुत से राजा उनके साथ देने के लिए तैयार थे। सब तो तंग थे ही, सब परेशान थे ही, सारे लोगों ने उनको ये कर दिया। लेकिन सबसे समस्या थी कि बहादुर शाह द्वितीय का जो ये था उम्र था, वो 82 वर्ष हो गया था, काफी उम्र उनका हो चुका था। उसने अपना एक सेनापति बख्त खां, उनका सेनापति का नाम था बख्त खां, तो बख्त खां को उन्होंने अपना सेनापति घोषित करके बोला कि विद्रोह को आपको नेतृत्व करना पड़ेगा। और इस तरह से बख्त खां के नेतृत्व में दिल्ली में विद्रोह शुरू हो गया। जहां भी अंग्रेज पाए गए, जहां भी अंग्रेज मिले, उन अंग्रेजों को मारने का काम शुरू हो गया। अंग्रेज तो हाहाकार मच गया पूरी दिल्ली में। ये बात सुनते सुनते क्या हुआ कि दिल्ली की बात, मेरठ से दिल्ली के बाद क्या हुआ कि कानपुर, बरेली, लखनऊ, बनारस, बिहार, इन सारे जगहों में, झांसी, इन सारे जगहों में अपने आप स्वतः विद्रोह उत्पन्न होना शुरू हो गया। ये लखनऊ में नवाब जो भी थे उनको भी अपदस्थ कर दिया गया था। तो लखनऊ के जो नवाब थे, उनका माँ जो थी बेगम हजरत महल, वो कभी बुद्धिमानी से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दी। कानपुर में नाना साहब परेशान थे, वो लड़ाई शुरू कर दिए। इसी तरह से झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो परेशान थी, वो भी झांसी में लड़ाई शुरू कर दी। इस तरह से क्या हुआ कि लगभग भारत के बहुत से क्षेत्रों में, ज्यादातर क्षेत्रों में, बिहार में भी बाबू कुंवर सिंह, इन्होंने विद्रोह कर दिया। और इतना ही नहीं कि जनता भी जो भी लगा कि जो जिसको चाहे, जहां अंग्रेज मिल जाए लूटो मारो, और ऐसे आपस में पूरी अव्यवस्था एकदम से फैल गई, कहीं भी लूट मार शुरू हो गया। अंग्रेजों को लगने लगा था कि अब हो सकता है कि भारत को छोड़ के यहां से जाना पड़ जाए। लेकिन समस्या की थी क्या कि कुछ ऐसी बातें हुई जिससे अंग्रेजों को फायदा हो गया, क्योंकि सारे राजा विद्रोह के साथ में नहीं था। उसमें से कुछ राजा अंग्रेजों का भी साथ दे दिया। कुछ लोगों को, किस जमींदारों को यह लालच दिया गया कि नहीं, आपको जमीन का मालिकाना अधिकार हमेशा के लिए दे दिया जाएगा। इस तरह की बातें रख के उनको भी मतलब अपने तरफ मिलाने का नई नई घोषणाएं करना शुरू कर दिया। और इन्होंने क्या किया कि विद्रोह के अंत कैसे हो गया कि वो इंग्लैंड से ज्यादा सैनिक मंगवा लिए। और पहले सैनिक तो भारतीय ज्यादा थे, लेकिन इंग्लैंड से सैनिक मंगवा लिए। और इस तरह से पहले दिल्ली को, सबसे पहले वो क्या किए, एक एक पार्ट वाइज शुरू किए। सबसे पहले दिल्ली को फिर से विद्रोह से मुक्त कर दिया। सितंबर महीने तक, सितंबर 1857 को दिल्ली को मुक्त कर दिया। लेकिन हुआ क्या था कि जैसे ही दिल्ली मुक्त हो गया, जैसे फिर से अंग्रेजों के अधिकार में दिल्ली आ गया,
तो सभी लोगों को जो भी विद्रोह में थे शामिल, सबके मनोबल टूट गया। सबको लगने लगा कि अब मुश्किल है, तो सब मनोबल टूट गया। तो सारे लोग अपना कहीं न कहीं उपाय लगाने लगे। उसी तरह से नाना साहब जो थे काफी लड़े, और हजरत बेगम जो थी, ये लोग क्या क्या देखे कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। सब लोग जब डरने लगे अंग्रेजों से, जब दिल्ली का जो मेन था, दिल्ली का शासन जब वो कब्जा फिर से कर लिया, तो लोगों का मनोबल अपना टूट गया। तो ये लोग नेपाल भाग गए, नाना साहब भी और बेगम हजरत महल। तात्या टोपे जो थे, नाना साहब का वो सैनिक थे, सेनापति थे तात्या टोपे, वो झांसी के रानी के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। तात्या टोपे भी जब देखे झांसी की रानी खुद लड़ते लड़ते शहीद हो गई, तो तात्या टोपे भी क्या किए कि मध्य प्रदेश के जंगलों में जाके कुछ दिन छुप गए, और बाद में वो अंग्रेजों से लड़ते ही रहे, वहां के आदिवासियों के साथ मिलके अंग्रेजों के साथ लड़ते रहे। इस तरह से बहादुर शाह जफर को भी गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास दे दिया गया। उनको रंगून भेज दिया गया, बर्मा का राजधानी रंगून है, म्यांमार जो उसको बोलते हैं, तो वहां पे भेज दिया गया। और वहां पे जाके उनका फिर ये 1862 में मृत्यु हो गया। 80 साल के थे ही, और 85 से 90 साल में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से क्या हुआ कि धीरे धीरे सारे जगहों में विद्रोह, जो भी विद्रोह थे, वो धीरे धीरे अंग्रेज पुनः अपना कब्जा स्थापित कर लिया और विद्रोह को दबा दिया गया। अगर विद्रोह सुनियोजित तरीके से होता, सभी लोग एक हिसाब से चलते, तो शायद इनको अंग्रेज को उस समय छोड़ के भागना पड़ता। लेकिन समस्या थी कि ये सुनियोजित नहीं था, जो जैसे लड़ सकता है लड़ो वाली स्थिति थी। इस वजह से ही भी भारत वालों को, भारतीयों को हारना पड़ा। तो ये हम लोग यहाँ देखें कि विद्रोह कैसे हुआ, इस जो क्रांति थी, क्रांति कैसे हुआ और किन किन कारणों से हुआ, और हुआ तो कैसे हुआ। अभी तक तो ये बात आप लोगों को समझ में, लेकिन हम लोग अगले क्लास में एक दिन और इसका क्लास लेंगे। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्यों हम लोग सफल नहीं हो पाए, क्यों भारतीय सफल नहीं हो पाए, और इस विद्रोह का क्या परिणाम निकला, इससे क्या लाभ और नुकसान हुआ, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं।